नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला, मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। एक बहुत अच्छा सवाल हमारे कमेंट सेक्शन में आया है एक वीडियो पे, जो @mamun9108 पूछ रहे हैं कि मैं एक अज़ूस्पर्मिया पेशेंट हूँ, मेरे रिजल्ट में जो बहुत कम स्पर्मेटोजोआ कहा गया है, ट्रीटमेंट पॉसिबल है क्या, पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो अगर आपके सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट में बहुत कम स्पर्म्स दिया गया है रिपोर्ट, तो ये अज़ूस्पर्मिया नहीं है, इसे क्रिप्टोज़ूस्पर्मिया कहा जाता है। अगर बहुत कम गिनती के बराबर स्पर्म्स हैं तो भी उसे अज़ूस्पर्मिया नहीं कह सकते, उसे क्रिप्टोज़ूस्पर्मिया कहते हैं। क्रिप्टोज़ूस्पर्मिया में स्पर्म्स होते हैं, उनसे भी आप IVF ICSI द्वारा पिता बनने की कोशिश कर सकते हैं। अज़ूस्पर्मिया एक ऐसा कंडीशन है, मेल फर्टिलिटी का कंडीशन है, जहाँ पे स्पर्म्स बिल्कुल नहीं होते इजैकुलेट में, और ये 1% पुरुषों में होता है। 10 से 15% पुरुषों में जो इनफर्टाइल होते हैं उनमें ये देखा जाता है। ये क्या है? जब सीमन में स्पर्म्स बिल्कुल नहीं होते हैं तो उसे अज़ूस्पर्मिया कहा जाता है। अज़ूस्पर्मिया कितने तरह के होते हैं? 2 मुख्य तरह के होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया, अगर कहीं भी कोई ब्लॉकेज हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो स्पर्म्स उत्पत्ति तो होता है स्पर्म्स का, लेकिन बाहर नहीं आ पाते, इजैकुलेट में नहीं आ पाते। स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा होता है बट बाहर नहीं आ पाते। यूजुअली ये किन कारणों की वजह से होते हैं? कभी वैसेक्टमी हो सकता है या प्रीवियस सर्जरीज हुए होते हैं। कंजेनाइटल बायलैटरल एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस, एक छोटा भाग होता है, CBAVD कहा जाता है इसे। ये सिस्टिक फाइब्रोसिस नामक जेनेटिक कंडीशन वाले पुरुषों में देखा जाता है। या इन्फेक्शंस हो सकते हैं, एपिडिडिमाइटिस जैसे, इजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ऐसे रीजंस की वजह से भी ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया हो सकता है। अक्सर ये ट्रीटेबल होता है सर्जिकल रिट्रीवल द्वारा, माने सर्जरी करके हम टेस्टिस से स्पर्म्स निकाल सकते हैं। दूसरा अज़ूस्पर्मिया नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव तरह का होता है, NOA, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया। यूजुअली स्पर्म प्रोडक्शन इफेक्ट होता है, या तो बहुत कम हो रहा होता है या बिल्कुल नहीं हो रहा होता है, ब्लॉकेज नहीं होता है यहाँ पे, और स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म की उत्पत्ति नहीं होती है। ये इसके बहुत कारण हो सकते हैं, हार्मोनल इश्यूज जैसे लो टेस्टोस्टेरोन, FSH अबनॉर्मलिटीज, जेनेटिक कंडीशंस हो सकते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन, टेस्टिकुलर फेलियर इन्फेक्शंस की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, कीमोथेरेपी की वजह से, या वैरिकोसील की वजह से। वैरिकोसील में क्या होता है? वेन्स डायलेट हो जाते हैं स्क्रोटम में, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन पे असर पड़ता है। ये बहुत चैलेंजिंग कंडीशन होता है ट्रीट करने के लिए, क्योंकि स्पर्म का जो रिट्रीवल है सर्जिकली भी हम करने चले, सिवियर कितना है कंडीशन उसके मुताबिक सक्सेस रेट होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं अज़ूस्पर्मिया के? यूजुअली सिम्टम्स होते नहीं है, क्योंकि जब बच्चे नहीं पैदा होते हैं तो ही पता लगता है कि अज़ूस्पर्मिया है। लो सीमेन वॉल्यूम अगर हो सीमेन एनालिसिस में, तो भी ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया है कह के उसके कारण हो रहा है करके सोच सकते हैं। पेन या स्वेलिंग रहना, क्योंकि अगर इन्फेक्शन हो, वैरिकोसील हो, तो भी इसके कारण अज़ूस्पर्मिया हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस अगर हम टेस्ट कराएं तो लो टेस्टोस्टेरोन, एलिवेटेड FSH भी हमें अज़ूस्पर्मिया इसकी वजह से हो रहा है करके पॉइंट करते हैं। डायग्नोस कैसे करते हैं? सबसे पहले तो जानिए कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है सीमेन एनालिसिस, वो भी 2 बार करना। अगर एक बार अज़ूस्पर्मिया आया तो उसे कंफर्म नहीं, दूसरी बार भी करके उसे कंफर्म करना चाहिए। स्पर्म्स जब नहीं होते तो ये रिपोर्ट किया जाता है। उसके बाद हार्मोनल इवैल्यूएशन, ब्लड टेस्ट करके FSH लेवल्स क्या है, LH लेवल्स क्या है। अगर FSH लेवल्स ज्यादा हो तो टेस्टिकुलर फेलियर हो सकता है। नॉर्मल FSH लेवल्स हो तो अज़ूस्पर्मिया ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, कहीं ब्लॉकेज की वजह से हो सकता है, देखते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अगर लो हो तो हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग में वाई क्रोमोसोम डिलीशन है क्या, माइक्रो डिलीशन या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है क्या देखा जाता है। और CBAVD अगर कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस अगर हो तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन को देखा जाता है, अगर उसकी वजह से, कैरियर्स की वजह से ये हो रहा है या नहीं। स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड भी बहुत अच्छा तरीका है, ब्लॉकेजेस है क्या, वैरिकोसील है क्या, टेस्टिकुलर अबनॉर्मलिटीज है क्या देखा जाता है। कभी कभी टेस्टिकुलर बायोप्सीज भी किए जाते हैं ये देखने के लिए, स्पेशली ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो कि स्पर्म प्रोडक्शन हो भी रहा है या नहीं। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव हो तो सर्जिकली निकाल सकते हैं, यानी सर्जरी करके, बहुत छोटा प्रोसीजर करके हम स्पर्म्स को निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो वैसेक्टमी के बारे में बात करें। वैसेक्टमी को अगर हम रिवर्स करें, अगर ब्लॉकेजेस हो वैसेक्टमी या CBAVD हो या इजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उसे सर्जिकली करेक्ट कर सकते हैं। सक्सेस रेट वैसेक्टमी रिवर्सल के साथ 40 to 90% है, डिपेंडिंग कि आपने कब वैसेक्टमी करवाया। अगर इजैकुलेटरी डक्ट रिसेक्शन कराते हैं, उसे भी अगर आप ब्लॉकेज ठीक कराते हैं तो 50 से 80% सक्सेस रेट है। सक्सेस रेट सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल से जाता है, क्योंकि अगर स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है तो हम उसे टेस्टिस या एपिडिडिमिस से ले सकते हैं।
बहुत तरह के प्रोसीजर्स हैं, जैसे पीसा, परक्यूटेनियस एपिडिडमल स्पर्म एस्पिरेशन ऑब्स्ट्रक्टिव केसेस के लिए किया जाता है, ब्लॉक्ड वास डिफरेंस वालों के लिए किया जाता है। टीसा टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन जो डायरेक्टली टेस्टिकल से किया जाता है। माइक्रो टीसी यानी माइक्रो सर्जिकल टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव वालों के लिए किया जाता है, जहाँ पे छोटे छोटे भागों में ही स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है टेस्टिस में। अगर हम पीसा टीसा की बात करें तो 80 से 90% सक्सेस रेट है अगर हम ऑब्स्ट्रक्शन वालों के केसेस में ये प्रोसीजर करें। माइक्रो टीसा अगर हम करें तो 50 से 60% चांसेस है स्पर्म्स के रिट्रीवल में नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव केसेस में। अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हो तो फिर तरीका क्या है? हार्मोनल थेरेपी भी कभी कभी काम कर सकता है। क्लोमोफिन या HCG इंजेक्शंस स्पेशली स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेस्टोस्टेरोन का बढ़ाना, FSH लेवल्स को ठीक करने की वजह से स्पर्म प्रोडक्शन इंप्रूव हो सकता है। एरोमेटेज इनहिबिटर्स नामक दवाइयां भी देते हैं जिससे सक्सेस रेट इंप्रूव हो सकता है। हार्मोनल थेरेपी से 10 से 20% केसेस में सक्सेस रेट देखा जाता है स्पर्म प्रोडक्शन में। माइक्रो टीसी भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है क्योंकि तब हम स्पर्म्स निकाल के IVF में इक्सी नामक प्रोसीजर के साथ सक्सेस रेट पा सकते हैं। माइक्रो टीसी अगर हम करें तो 50 to 60% सक्सेस रेट होता है रिट्रीवल का, स्पर्म्स को निकालने का। और IVF की बात करें अगर ऐसे स्पर्म से तो 35 से 45% सक्सेस रेट होता है इन स्पर्म्स के साथ। इन स्पर्म्स को हम फ्रीज भी कर सकते हैं, सर्जिकली रिट्रीव स्पर्म्स को हम फ्रीज कर सकते हैं, बार बार बायोप्सी करने की जरूरत नहीं होती। अब अगर स्पर्म्स ना हो तो क्या किया जाए? डोनर स्पर्म्स भी एक तरीका होता है, ये आपका हक है। अगर हम बहुत बार बायोप्सी कर चुके हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शन सारे ट्राई कर चुके हैं, तो आप डोनर स्पर्म्स भी ट्राई कर सकते हो या अडॉप्शन भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। ये सब तो वो क्लिनिकल बातें, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से कुछ ऐसे लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट्स करें, जैसे वेट इंप्रूव करना, वेट को कम करना, अल्कोहल कम करना, एक्सरसाइज डाइट मेंटेन करना, हीट एक्सपोजर को कम करना, टेस्टिकुलर टेम्परेचर को कम करना, तो ये सब लॉन्ग टर्म में सहायक होंगे अजूस्पर्मिया को हेल्प करने के लिए, स्पेशली अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया हो। ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया के लिए सर्जिकल रिट्रीवल ही बेस्ट ऑप्शन है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स पे आए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।